नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। अगले आधे घंटे के भीतर हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां एक शादी के समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी परिवार के साथ पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि दूल्हा अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी रचा रहा था। क्या सच है, देखिए। झांसी के भट्टा गांव का दिव्य प्रकाश विक्रम धूमधाम से बारात लेकर पहुंचा। अभी वो स्टेज पर बैठा ही था कि एक महिला अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गई और दूल्हे के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो हंगामा शुरू हो गया। शादी समारोह में हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और दूल्हे और उसकी पहली पत्नी सारिका को पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ के दौरान सारिका ने बताया कि 2020 में उसकी शादी हुई थी और 3 महीने बाद ही दिव्य प्रकाश ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती है, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। वहीं दूल्हे ने दावा किया कि अप्रैल 2024 में उसका एक तरफा तलाक हो चुका है। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही पक्षों के दस्तावेज देखे और पाया कि दूल्हा सही कह रहा है। इसके बाद पुलिस ने दूसरी शादी करने की अनुमति दे दी। महाकुंभ में चल रहे अमृत स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन एनडीआरएफ के जवान ने अपनी मुस्तैदी से इसे टाल दिया। यमुना के पानी में अचानक एक डूबते युवक का हाथ दिखाई दिया। जान बचाने की कोशिश करते इस युवक को देखकर कोई और रिएक्ट करता, उससे पहले ही नदी के किनारे तैनात एनडीआरएफ के जवान ने पानी में छलांग लगा दी। एनडीआरएफ के जवान ने युवक को समय रहते सहारा दिया और युवक सुरक्षा दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। एनडीआरएफ के जवान ने अगर इस युवक को नहीं देखा होता तो जानलेवा हादसा हो सकता था। आप इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए। जिस युवक को बचाया गया उसका नाम गुलशन है। 17 साल का यह युवक कुंभ स्नान के लिए वाराणसी से प्रयागराज पहुंचा था। संगम नोच के पास स्नान के वक्त गहरे पानी में जाकर जब ये डूबने लगा तभी एनडीआरएफ के जवान ने इसे बचा लिया। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आस्था की पावन डुबकी लगाने वालों में सिर्फ देशी नहीं, विदेशी भक्तों की भी बड़ी संख्या है। शुरुआत हुई अखाड़ों के स्नान से और उनमें भी पहला नंबर रहा नागा साधु सन्यासियों का। सबसे पहले नागा साधुओं के अखाड़े ने स्नान किया। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर जयघोष करते साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचते रहे और स्नान के बाद लौटते रहे। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर की मदद से फूल बरसाए गए। मौनी अमावस्या पर हुए भगदड़ हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन और सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए खास इंतजाम किए थे। जिन जगहों पर ज़्यादा भीड़ थी वहां जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए और पूरे मेला क्षेत्र को पहले ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही लगातार एरियल सर्वे भी किया गया। लखनऊ से महाकुंभ की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम पहुंच गए और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते रहे। बसंत पंचमी पर एक तरफ महाकुंभ में अमृत स्नान हुआ तो दूसरी तरफ ब्रिज में होली की भी शुरुआत हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रिज में आज से 40 दिन के होली की शुरुआत हो गई। होली का सबसे भव्य नजारा और उल्लास दिखा राधा रानी की नगरी वृंदावन में, जहां बांके बिहारी मंदिर में खूब गुलाल उड़ाया गया। परंपरा के मुताबिक मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी ने भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं पर पुजारियों ने खूब गुलाल उड़ाया। यह सिलसिला अगले 40 दिन तक इसी तरह चलता रहेगा। इस दौरान मथुरा के मंदिरों में भी इसी तरह गुलाल उड़ाए जाएंगे।
आज बसंत पंचमी यानी देवी सरस्वती के पूजा का दिन है। इस खास मौके पर कोलकाता में माता सरस्वती की 111 फीट ऊंची मूर्ति की पूजा की जा रही है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले देवी सरस्वती की इससे ऊंची मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं बनाई गई है। एक तो मूर्ति की ऊंचाई और दूसरे खूबसूरत सजावट, लिहाजा इस मूर्ति की कोलकाता और आसपास के शहरों में खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले कोलकाता में ही देवी दुर्गा की 111 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई थी। उसी से प्रेरणा लेकर कोलकाता के 2 क्लबों बाटानगर और बाटानगर स्क्वाड ने मिलकर इसका बीड़ा उठाया और दूर दूर से करीब 200 से अधिक कारीगर बुलाए गए, जिन्होंने बांस, जूट, थर्माकोल, कागज का इस्तेमाल करके 3 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है। लागत कितनी आई इसका हिसाब बाद में लगाया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने उससे पहले छात्रों से बात कर उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की। इस बार प्रधानमंत्री ने छात्रों को स्ट्रेस से निपटने का गुरु मंत्र देने के लिए दिलचस्प अंदाज में बातचीत की। कुछ छात्र एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पीएम मोदी उनसे तमाम तरह की बातें कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली की राजनीति का भी जिक्र हुआ। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दे। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा से पहले हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं। इसमें वो छात्रों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों से बात करते हैं। पिछले साल ये आयोजन 29 जनवरी को हुआ था, लेकिन इस बार तारीख का ऐलान बाकी है। इन दिनों अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रही आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची। इसके बाद उन्होंने उनके साथ पहुंची पूर्वांचल की महिलाओं ने एक टब में यमुना का पानी जमा किया। इस पानी से पहले केजरीवाल के कटआउट को नहलाया गया, फिर इस कटआउट को टब में डुबो दिया गया। इसके बाद बारी आई केजरीवाल के पुतले की। इस पुतले के साथ भी ऐसा ही किया गया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि केजरीवाल ने यमुना की सफाई का वायदा तो किया था, लेकिन यमुना की हालत आज नाले से भी बदतर है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि इसके लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 दिन पहले उन्हें केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब थम चुका है। ऐसे में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर खुलेआम गुंडागर्दी का आरोप लगाया तो अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ठग जोड़ी काम कर रही है। अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। भाइयों बहनों, ये पड़पड़ गन को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने
पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी प्रचार के लिए लोगों के बीच पहुंच गई। उन्होंने घर घर जाकर जंगपुरा में कांग्रेस के उम्मीदवार फरहाद सूरी के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी फल वालों के पास गईं, उन्हें कांग्रेस का पैम्पलेट दिया। तो ये ताल्लुक रखते हैं कि आप लोगों को सत्ता में आने का मौका मिले। वो सीधी सी बात है, तो आप लोग एक काम करते हैं ना उसी को। इस दौरान प्रियंका गांधी ने फल बेचने वालों से पार्टी उम्मीदवार के बारे में बातचीत की। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का ये प्रचार वीडियो अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। जंगपुरा में कांग्रेस के फरहाद सूरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पिछले 12 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इस बार सत्ता में वापसी के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन बीजेपी भी कोई मौका छोड़ नहीं रही है। उसके निशाने पर कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी। बच्चों की कसम खाई थी कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। कुछ विधायक कम आए, कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन गए। बजट के तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का मौका था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की और मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। लेकिन जब उन्होंने विदेश नीति पर बोलना शुरू किया तो हंगामा हो गया। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his. हम अपने विदेश मंत्री को 3 बार अमेरिका भेज चुके हैं ताकि प्रधानमंत्री को न्योता मिले। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement. राहुल गांधी ने आज बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार भी अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई और बीजेपी भी नाकाम रही। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ जरूर की, लेकिन ये भी कह दिया कि मेक इन इंडिया अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। कांग्रेस के आरोपों पर प्रधानमंत्री कल जवाब देंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम भले ही पैरोल पर बाहर हो, लेकिन मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलता रहेगा। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। राम रहीम को मिली इस राहत के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी और सुनवाई 18 मार्च तक के लिए टाल दी। फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले चल रहे हैं। 2015 के जून महीने में फरीदकोट के एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब चोरी किया गया था। सितंबर में फरीदकोट के बरगाड़ी समेत 2 गांवों में पवित्र ग्रंथ के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे और अक्टूबर में बरगाड़ी में एक गुरुद्वारे के पास पवित्र ग्रंथ के कई फटे हिस्से मिले थे। इन तीनों मामलों में 12 लोगों को नामजद किया गया था। राम रहीम भी उनमें से एक है, जो फिलहाल साध्वी के यौन शोषण में 10 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में उम्र कैद काट रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में घटी घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय जरूर बताया। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित करने और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखे जाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। मुकुल रोहतगी की दलीलों को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में हाई कोर्ट जा सकते हैं। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 37 लोग घायल हुए थे। इसकी जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। साथ ही यूपी एसटीएफ की टीमें साजिश के एंगल पर भी जांच में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि महाकुंभ में कहीं साजिश के तहत भगदड़ तो नहीं करवाई गई।
अपने राजनीतिक बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मशहूर एक्टर प्रकाश राज आजकल काफ़ी गुस्से में हैं। इसकी वजह है एक तस्वीर जिसमें वो प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर फर्जी है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यही प्रकाश राज के गुस्से की वजह है। इस फर्जी तस्वीर से प्रकाश राज इस कदर भड़के कि उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत संबर्गी के खिलाफ मैसूर के लक्ष्मीपुरा थाने में केस दर्ज करा दिया है। इसके बाद प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कितनी शर्म की बात है, जोकरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, परिणाम भुगतो। प्रकाश राज ने कहा कि महाकुंभ मेला हिंदू और भगवान में आस्था रखने वालों के लिए पवित्र है, लेकिन ऐसे पवित्र काम में राजनीति की जा रही है। ये वही लोग हैं जो मुझे हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कि इस मामले में प्रकाश राज का मुकदमा दर्ज कराना समझ से परे है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को समझते हैं। अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। सांसदों को भेजे ईमेल में आतंकवादी पन्नू ने कहा है कि 8 फरवरी को संसद बंद कर देंगे। भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इससे जुड़ा एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है। अमेरिका में रहने वाले इस खालिस्तानी आतंकवादी ने ऑडियो मैसेज में कहा है कि 8 फरवरी को संसद बंद करें, सांसदों की विदेश यात्राओं पर बैन लगाएं। पन्नू ने धमकी देने वाला ये मैसेज बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले जारी किया। खास बात यह है कि पन्नू ने राहुल गांधी को छोड़कर बाकी लगभग सभी सांसदों को धमकी भरा ईमेल भेजा है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद संकेत गोखले ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू पहले भी इस तरह की धमकियां देता रहा है। कुछ दिन पहले उसने प्लेन में धमाके की धमकी दी थी और वीडियो मैसेज जारी कर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को निशाना बनाने की बात भी कही थी। इस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने पन्नू को मानसिक रोगी बताते हुए कह दिया था कि वो अगर प्रयागराज पहुंचा तो उसे मारकर भगा दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते ग्लोबल बाजारों में बड़ा डर फैल गया है। आज भारत समेत दुनिया के तमाम शेयर बाजारों में इसका असर भी दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे ग्लोबल मार्केट में ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में 30 गिरावट आई है। इसके असर से सेंसेक्स और निफ्टी भी अछूते नहीं रहे। ने देखा कि आज सुबह ही एशियन मार्केट्स 1 से 3% नीचे गिर रही थी, काफ़ी गिरावट हुई। और जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो भी ये संदेश दे रहे हैं कि जब यूएस मार्केट्स खुलेंगी बाद में, वो भी काफ़ी नीचे खुलेंगी। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% की ड्यूटी लगाई है, जबकि चीन पर 10%। हालांकि ट्रंप व्यापार घाटे को लेकर भारत के खिलाफ भी बोलते रहे, लेकिन फिलहाल उन्होंने भारत को इस ट्रेड वॉर से अलग रखा है। लेकिन ट्रेड वॉर ने भारतीय बाजारों में निवेशकों का मूड खराब कर दिया है। तमाम दूसरे एशियाई बाजारों में भी नकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। क्रिकेट के लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की दीवानगी मुंबई में दिखाई दी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को हुए T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच देखने ऋषि सुनक खासतौर पर मुंबई पहुंच गए। वानखेड़े में ऋषि सुनक ने मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और राजीव शुक्ला के साथ बैठकर मैच देखा। सुनक के साथ उनके ससुर और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति भी शामिल थे। इन लोगों ने पूरा मैच भी देखा। इससे पहले ऋषि सुनक खिलाड़ियों से मिले। टॉस के तुरंत बाद उन्होंने दोनों टीमों के कप्तानों सूर्य कुमार यादव और जोस बटलर से गर्मजोशी के साथ बात की। सुनक के साथ इस मौके पर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस एडवर्ड भी मुंबई में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात करने आए थे। भारत पहुंचे ऋषि सुनक ने मुंबई के बच्चों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी इमेज पोस्ट की और लिखा कि मुंबई की कोई भी यात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट खेले बिना पूरी नहीं हो सकती।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। जिला अस्पताल में 2 बच्चों का जन्म हुआ और कर्मचारियों की लापरवाही से दोनों बच्चों के माता पिता बदल गए। इसका पता चला 8 दिन बाद, जब शबाना कुरैशी ने बच्चे की कलाई पर लगा टैग देखा। टैग पर मां नाम की जगह साधना सिंह का नाम लिखा था। इसके बाद घर से लेकर अस्पताल तक हड़कंप मच गया। मामला सुलझाने के लिए अस्पताल में बच्चों के जन्म के समय खींची गई तस्वीरें निकाली गईं। बाईं तस्वीर में साधना सिंह के पास जो बच्चा है उसके चेहरे पर काला निशान है। दाईं ओर तस्वीर में शबाना के पास जो बच्चा है वो ज़्यादा गोरा दिख रहा है। इस तस्वीर के आधार पर कहा जा रहा है कि शबाना के पास साधना का बच्चा है और साधना शबाना के बच्चे को पाल रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि डीएनए टेस्ट हम क्यों करवाएं? हाँ, गलती यहाँ से हुई है तो यहाँ से इनको बुला के डीएनए टेस्ट करवा के हमको जो हमारा सही बच्चा है वो हमको सौंप देना चाहिए। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन किए लिखित रूप से दे कि बच्चा एक्सचेंज हुआ करके। अब अस्पताल प्रशासन ने असली माता पिता का पता लगाने के लिए दोनों बच्चों के डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया है। अब बात मुंबई लोकल की। इस ऐतिहासिक यात्रा को आज पूरे 100 साल हो गए। आज जब भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, मुंबई को मिली रफ्तार इसी ट्रेन की देन है, जिसे अब दुनिया मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल कहती है। 3 फरवरी 1925 को एक ट्रेन चली जो पहली इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी EMU ट्रेन थी और आज इसी के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस ऐतिहासिक दिन को यहाँ पर एक एग्जीबिशन के तौर पर सजाया गया है। 3 फरवरी 1925 को और आज इसी के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर एक एग्जीबिशन लगाई गई, जिसके जरिए मुंबई लोकल के 100 साल के सफर को सलाम किया गया। इस खास मौके पर मुंबई लोकल ट्रेन के मोटरमैन ने ट्रेन को फूलों और मालाओं से सजाया और मिठाई बांटी। ये मौका मुंबई के लिए तो खास है ही, पूरे देश के लिए भी इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि 1925 में जो शुरुआत मुंबई की सिर्फ एक इलेक्ट्रिक रूट से हुई थी, देश में आज वो 100% ब्रॉड गेज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। यह भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।